हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास के बारे में डिटेल में। पर सबसे पहले हमें जानना होगा एटम क्या होता है। सबसे पहले एटम के बारे में हमारे इंडिया में ही एक महर्षि थे जिसका नाम था महर्षि कनाड। उन्होंने कहा था कि हम अगर एक पदार्थ को, मैटर को अगर तोड़ते रहें, अगर मैटर को हाफ कर दें और उसको तोड़ते रहें तो एक पॉइंट आएगा जब हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसको उन्होंने कहा था परमाणु। आज हम उसी को एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये थ्योरी बहुत पहले की थी और डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से आज हम उसे पढ़ते हैं। तो चलो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें भी नॉलेज हो जाए कि एटम क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। हेडिंग डाल लीजिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने कुछ पॉइंट रखे थे। उसने सबसे पहले बताया कि मैटर जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स या मतलब एटम्स का बना होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर तोड़ा ना जा सके, एटम्स। फर्स्ट पॉइंट उसने यही रखा। सेकंड पॉइंट उसने कहा कि अगर एक टाइप का एलिमेंट है उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे और उनका मास भी एक जैसा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आप ऑक्सीजन कहीं से भी ले लीजिए, उसका मास 16 ही मिलेगा। और उसने ये भी कहा कि अलग टाइप के एलिमेंट्स का अलग मास होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का 1 मास होता है, ऑक्सीजन का 16 मास होता है और कार्बन का 12 मास होता है। यही उसने कहा। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स are similar in properties and have same mass। और उसने ये भी कहा, atoms of different elements have different mass। थर्ड पॉइंट जो डाल्टन ने रखा, उसने कहा कि कंपाउंड जब बनता है वो दो तरह के एलिमेंट्स के एटम से बनता है जो कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। थर्ड पॉइंट उसने कहा, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय combination of two different types of atoms combined in fixed ratio। फॉर एग्ज़ाम्पल, CO2 जैसे हम बनाते हैं, CO2 उसने कहा दो टाइप के एलिमेंट से बनेगा। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है और वो फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन का मास होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो 2 ऑक्सीजन का होगा 32। इसको फर्दर हम करेंगे तो आ जाएगा 3:8।
तो 3:8 में ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, ये डाल्टन ने कहा। फोर्थ पॉइंट जो डाल्टन ने रखा, उसने कहा कि केमिकल रिएक्शंस में कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। हम देखते हैं C+O2 CO2 बनाता है। उसने कहा रिएक्टेंट में भी कार्बन है और प्रोडक्ट में भी कार्बन है, रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये भी 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ही ऑक्सीजन है। कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा, मीन्स नया एटम फॉर्म नहीं हो रहा। कंपाउंड नया फॉर्म हो रहा है लेकिन कोई एटम नया नहीं फॉर्म हो रहा, यही उसने कहा था। तो पॉइंट लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस are carried out by rearrangement of atoms। और उसने ये भी कहा atoms are neither created nor destroyed in a reaction। उसने ये कहा कि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, कोई भी नया एटम फॉर्म नहीं होता। जो एटम रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट होता है वही एटम प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ी हमें पता लगा इस थ्योरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत पहले दी गई थी। चलो देखते हैं क्या लिमिटेशंस आई इस थ्योरी की। चलो लिखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली लिमिटेशन यही आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चैप्टर में आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। डाल्टन ने कहा था एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी हमें पता लगा एक एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कम्बिनेशन से। तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है एटम के अंदर, इसे हम कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन की थ्योरी में जो पॉइंट था वो फेल हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? डाल्टन ने कहा था एक टाइप के एलिमेंट्स सभी का सेम मास होगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा था ऑक्सीजन जो है उसका 16 ही मास होगा, चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए। लेकिन जैसे जैसे हमने नॉलेज हुई हमें पता लगा आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो आइसोटोप्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये लो कैसे फेल कर रहा है। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए ओ जो 16 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन एलिमेंट 18 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मास होता है 16, इसका मास होता है 18। तो डाल्टन ने कहा था सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनका सेम मास होगा।
लेकिन देखिए एलिमेंट सेम हैं, दोनों ऑक्सीजन ही है, लेकिन इनका मास डिफरेंट है। तो ये लो यहाँ पे भी फेल हो गया डाल्टन का। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं कहाँ पे डाल्टन की थ्योरी गलत हुई। थर्ड पॉइंट, डाल्टन ने कहा था कि अलग एलिमेंट्स का अलग मास होता है, लेकिन आइसोबार्स के बारे में जब हमें पता लगा तो हमें पता लगा कि वो पॉइंट भी गलत था। सबसे पहले लिख लीजिए आइसोबार्स क्या होते हैं। एटम्स which have different atomic number but same mass number। आइसोबार्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम 40। दो अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। डाल्टन ने कहा था अलग टाइप के एलिमेंट्स का अलग मास होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका मास भी 40 है और इसका मास भी 40 ही है। तो आइसोबार्स के बारे में जब से हमें पता लगा है, हमें पता लगा कि ये पॉइंट भी डाल्टन का गलत था। तो इस थ्योरी के बारे में हमें पता होना ज़रूरी था कि हमको नॉलेज हो जाए कि एटम क्या होते हैं और किसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास पे, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, साइंटिस्ट ने पता लगाना चाहा कि एटम का मास क्या होता है। तो एटम्स का मास हम कैसे निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि एटम्स इतने छोटे होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम उनको यही आई, उनको तोल तो सकते नहीं हम कि लेके तराजू पे रख दें, इतने छोटे होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम उन्हें यही आई कि वो बहुत छोटे होते हैं। एटम्स आर टू स्मॉल टू आइसोलेट। आइसोलेट क्या होता है, उसको अलग कर दें। एटम्स को हम अकेला नहीं कर सकते। सेकंड दिक्कत जो उनको आई वो ये थी कि आज के ज़माने में हमारे पास टेक्निक्स हैं सच एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप हायर एजुकेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। बट पहले ज़माने में ये टेक्निक नहीं थी। तो पॉइंट लिखते हैं, टुडे वी हैव टेक्निक्स such as mass spectroscopy, to calculate mass of an atom, but in past we don't have that। ये तो प्रेजेंट की बात है, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक नहीं थी। तो देखते हैं उन्होंने मास कैसे निकाला। उन्होंने मास निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार क्या करता है, आपके सामान को एक साइड रख देता है तराजू पे, उसको पता नहीं होता इसका मास कितना है और वह यहाँ पे वेट रखता जाता है। मान लो 1 किलो के 3 वेट उसने रखे, तो उसको पता लग जाएगा इसका वेट 3 किलोग्राम है। तो रिलेशन में क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट उसने क्या लिया, यहाँ पे 1 किलोग्राम के वेट्स। ऐसा ही साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सोचा हाइड्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है, और उसके रिलेशन में दूसरे एलिमेंट्स का मास निकाल लेंगे। लेकिन इससे आंसर एक्यूरेट नहीं आए, एक्यूरेट आंसर नहीं आए। फिर उन्होंने कार्बन का यूज़ किया और आंसर उनके एक्यूरेट आने लगे। तो कार्बन का ही यूज़ होता है तब से
रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने में। चलो हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स an element or atom is heavier as compared to 1/12th mass of कार्बन 12। तो उन्होंने कहा कि 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवियर है कोई एलिमेंट या एटम, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम ये वो एटम है जिसका हमें वेट फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 1/12th मास ऑफ कार्बन 12। अगर हमें 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 पता है तो हम इसको 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 से डिवाइड कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एटम की बात हो रही है। तो 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का मास हमें पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता है। मास ऑफ कार्बन 12 होता है 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब 1/12 मतलब इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 ग्राम। ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इसी को हम 1 AMU भी कहते हैं। 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम 1 एवोग्राम भी कहते हैं और इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। इन्हीं सभी नाम से ये जाना जाता है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। सेकंड है एवरेज एटॉमिक मास। चलो देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास कब निकाला जाता है। जब भी कोई एटम आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड when atom exists isotopic form। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर एक एलिमेंट दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है A और B, तो एवरेज एटॉमिक मास होगा मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस ब्रैकेट क्लोज प्लस मास ऑफ B मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस डिवाइडेड बाय 100। तो इसको समझने के लिए चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एवरेज एटॉमिक मास पे। क्वेश्चन है, अगर क्लोरीन 35 है
और क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 एग्जिस्ट कर रहा है 75% में और क्लोरीन 37 एग्जिस्ट कर रहा है 25% में। क्वेश्चन आ सकता है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो। तो इसका आंसर सिंपल है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस प्लस मास ऑफ B मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे A और B का मतलब है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, B का मतलब है मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। चलो कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप है 35 और परसेंटेज अकरेंस है इसकी 75 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस मास ऑफ B 37 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस है 25% डिवाइडेड बाय 100। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 35.5 यूनिट। यूनिट क्या है जो हमने पहले बताया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको पुट करना था, इसको थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। चलो देखते हैं कैसे। क्वेश्चन आ सकता है अगर कॉपर 65 है, 63 है और कॉपर 65 है और इनका एवरेज एटॉमिक मास है 63.5। ये कह रहा है परसेंटेज निकालो, परसेंटेज अकरेंस निकालो। तो गाइस सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, लेट परसेंटेज ऑफ कॉपर 63 इज इक्वल टू x। अगर इसकी x है, इसकी क्या होगी, लेट परसेंटेज ऑफ कॉपर 65 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल परसेंटेज क्या होती है 100। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस मास ऑफ B मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 63.5, हमको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। मास ऑफ A क्या है 63 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस हमने क्या लिया है x प्लस मास ऑफ B 65 दे रखा है, गिवन है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अकरेंस, परसेंटेज अकरेंस है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 63.5 इज इक्वल टू 63x प्लस 6500 माइनस 65x डिवाइडेड बाय 100। 100 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6350 इज इक्वल टू 63x माइनस 65x हो गया माइनस 2x प्लस 6500। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो हमारा आंसर आ गया है कॉपर एग्जिस्ट करेगा 75% में और 100 माइनस एक्स क्या होगा 25%। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थर्ड है ग्राम एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो when atomic mass is expressed in ग्राम, जब एटॉमिक मास को
ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, वहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए लिख लीजिए ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर C12 है, हमें इसका पता है इसका मास होता है 12 यूनिट और इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 12 ग्राम। दैट इज़ इट। इतना सिंपल है ग्राम एटॉमिक मास। बट ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है 12 यूनिट इज़ नॉट इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि 1 यूनिट होती है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम, जो कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में सीखा था। इसमें सिर्फ ये बात ध्यान रखने की है कि 12 यूनिट इज़ नॉट इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ है रिलेटिव मोलिकुलर मास। ये भी बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स a molecule is heavier as compared to 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। H2SO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 2 यूनिट, सल्फ़र का होता है 32 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64 यूनिट। तो टोटल हो जाएगा 98 यूनिट। इसी को कहते हैं हम रिलेटिव मोलिकुलर मास। एक और कंसेप्ट है लास्ट 5th, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास आपका होगा व्हेन relative molecular mass is expressed in ग्राम। और ये बात भी आप याद रखें, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। अगर H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर मास हम निकालेंगे तो वो आएगा 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 64 ग्राम, जो कि आ जाएगा 98 ग्राम। यहाँ पे भी ये बात ध्यान रखने की है 98 यूनिट इज़ नॉट इक्वल टू 98 ग्राम, क्योंकि 1 यूनिट होती है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस, उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, रिलेटिव मोलिकुलर मास के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में और ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट।